नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल अंजू एग्जाम अकेडमी में स्वागत है। अगर आप यूपीटीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी टीआरई 4 इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स को हल्के में ले लिया है तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत से कंसेप्ट बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड और पीवाई क्वेश्चन की जड़ एनसीईआरटी ही है। चाहे बात हो डिमांड एंड सप्लाई की, या नेशनल इनकम की, या मनी एंड बैंकिंग की, या इंडियन इकोनॉमी की, मजबूत जड़ बनाने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी समझना जरूरी है। हम लोग जो इसमें सीरीज चला रहे हैं, क्लास 9 से 12 तक के एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे, जहां हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। और एनसीईआरटी पढ़िए, कंसेप्ट मजबूत करिए और सिलेक्शन को और आगे मतलब सिलेक्शन की तरफ अपना कदम बढ़ाइए। दोस्तों, आप लोग शिद्दत से जुड़िए, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है टीजीटी पीजीटी की और उसमें इसका वेटेज अधिक होगा। और आप लोग जब तक वैकेंसी आएगी तब तक हम लोग एनसीईआरटी कवर कर चुके होंगे, और उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक वाइज टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है उसके टॉपिक वाइज हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ साथ यूपी टीजीटी पीजीटी में एक नया बदलाव हुआ है। पहले 120 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब 125 प्रश्न पहले पूछे जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 120 प्रश्नों में से 30 जीके और जीएस के होंगे, और 90 प्रश्न जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट के होंगे। तो हम लोगों को सब्जेक्ट के साथ साथ जीके और जीएस भी पढ़ना जरूरी है। तो जीके और जीएस पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर कंटिन्यू क्लास चल रही है 2-3 दिनों से। आप उससे जुड़ करके अपने पढ़ाई को धार दीजिए, और एक सप्ताह में ये एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी जाएगी। इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे इकोनॉमिक्स का। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे आय एवं रोजगार का निर्धारण, और ये समष्टि अर्थशास्त्र का माइक्रो इकोनॉमिक्स का भाग है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। चलिए, और यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो अंजू एग्जाम अकेडमी टेलीग्राम चैनल को से ज्वाइन हो जाइए। आज का पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न 1 दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है प्रभावी मांग वह मांग है जो क्रय शक्ति द्वारा समर्थित हो। उसका दूसरा कथन है किन्स के अनुसार आय एवं रोजगार का स्तर प्रभावी मांग द्वारा निर्धारित होता है। कथन 1 है, केवल 1 सही है। कथन बी है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है। ऑप्शन सी है कथन 2 और 1 दोनों सही है। ऑप्शन डी है दोनों गलत है। बताइए प्रश्न नंबर 1 कौन सा सही है। तो देखिए, प्रभावी मांग वह मांग है जो क्रय शक्ति द्वारा समर्थित हो, ये बिल्कुल सही है। और किन्स के अनुसार आय और रोजगार का स्तर प्रभावी मांग द्वारा निर्धारित होता है, ये भी सही है। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जब भी वीडियो खोलिए शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को इसका बेनिफिट होगा। और 30 प्रश्नों में से आप अपना आकलन करिए कि इस टॉपिक से आपका कितना मतलब कवर हो चुका है, कितना नंबर सही हुआ। आप हमें भी कमेंट करेंगे तो मैं उसी के हिसाब से उसी प्रकार रणनीति बनाऊंगी, उसी के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाऊंगी, ताकि आप लोगों का कितना तैयार है हमको पता ही नहीं है। आप लोग अपने ही पता करिए कि कितना आप लोग सही कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्कोर बताइएगा। इसकी व्याख्या है कि किन्स के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय, रोजगार का स्तर प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। प्रभावी मांग वही होता है जो क्रय शक्ति द्वारा समर्थित होता है। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है कि किन्स के सिद्धांत के अनुसार अल्पकाल में राष्ट्रीय आय और रोजगार का निर्धारण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। समग्र मांग द्वारा, समग्र पूर्ति द्वारा, समग्र प्रभावी मांग द्वारा, या मुद्रा पूर्ति द्वारा। प्रश्न नंबर 2 बताइए। तो देखिए, किन्स के सिद्धांत के अनुसार अल्पकाल में राष्ट्रीय आय एवं रोजगार का निर्धारण मुख्यतः इफेक्टिव डिमांड द्वारा होता है। इफेक्टिव डिमांड कहाँ पर होता है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है, यानी समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति, वही प्रभावी मांग होता है। किन्स के अनुसार प्रभावी मांग वह बिंदु है जहां समग्र मांग और समग्र पूर्ति संतुलन में हो, यही आय और रोजगार का स्तर निर्धारित करती है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा समग्र मांग का घटक नहीं है। ऑप्शन ए है उपभोग व्यय, ऑप्शन बी है निवेश व्यय, ऑप्शन सी है सरकारी व्यय, ऑप्शन डी है मूल्यह्रास। बताइए प्रश्न नंबर 3 तो कौन सा है। मूल्यह्रास ये समग्र मांग का भाग नहीं, घटक नहीं है। उपभोग व्यय, निवेश व्यय और सरकारी व्यय ये सब भाग हैं। यानी समग्र मांग के प्रमुख घटक कौन कौन है। उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात, ये सब समग्र मांग के घटक हैं। मूल्यह्रास समग्र मांग का घटक नहीं है। ये घटक को याद कर लीजिएगा, यह भी प्रश्न बन सकता है कि कौन कौन घटक है। प्रश्न नंबर 4 है, यदि समग्र मांग एडी बराबर समग्र पूर्ति, यानी यदि समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम हो तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा। पूर्ण रोजगार होगा, मुद्रास्फीति होगी, अनैच्छिक बेरोजगारी होगी, या अत्यधिक लाभ होगा। बताइए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न को ध्यान से सुनिए, उत्तर देने की कोशिश करिए। तो क्या होगा, अनैच्छिक बेरोजगारी होगी। ऑप्शन सी सही होगा। जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम होता है तो उत्पादित वस्तुएं बिक नहीं पाती हैं, और परिणाम स्वरूप उत्पादन और रोजगार में कमी आती है, अनैच्छिक बेरोजगारी उत्पन्न होती है।
प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूर्ण रोजगार का अर्थ शून्य बेरोजगारी। किन्स ने माना कि अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार पर रहती है। और ऑप्शन सी है, पूर्ण रोजगार की स्थिति में केवल घर्षणात्मक स्वैच्छिक बेरोजगारी हो सकती है। ऑप्शन डी है, प्रभावी मांग का रोजगार से कोई संबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो कौन सा होगा? सी सही होगा। पूर्ण रोजगार की स्थिति में केवल घर्षणात्मक एवं स्वैच्छिक बेरोजगारी हो सकती है। ऑप्शन सी सही होगा। पूर्ण रोजगार का अर्थ यह नहीं है कि बेरोजगारी बिल्कुल समाप्त हो जाए। इस स्थिति में केवल स्वैच्छिक और घर्षणात्मक बेरोजगारी रह सकती है, जबकि अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 बोल रहा है कि उपभोग फलन आय और उपभोग के बीच के संबंध को दर्शाता है। उपभोग फलन किसके? आय और उपभोग के बीच के संबंध को दर्शाता है। और कथन 2 दे रहा है, आय में वृद्धि होने से उपभोग सामान्यतः उसी अनुपात में बढ़ता है। बताइए। ऑप्शन ए दे रहा है कि 1 सही है। ऑप्शन कथन ऑप्शन बी दे रहा है कि 2 सही है। ऑप्शन सी दे रहा है कि दोनों सही है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि दोनों गलत है। बताइए। प्रश्न नंबर 6। तो देखिए, उपभोग फलन आय और उपभोग के बीच के संबंध को दर्शाता है, तो जी बिल्कुल। ऑप्शन कथन 2 दिया है कि आय में वृद्धि होने से उपभोग सामान्यतः उसी अनुपात में बढ़ता है, तो जी नहीं, केवल 1 सही है। ऑप्शन ए सही होगा। मतलब आय में वृद्धि होने से उपभोग सामान्यतः बढ़ता है, लेकिन उसी अनुपात में नहीं बढ़ता है, उससे कम अनुपात में बढ़ता है। तो कथन केवल 1 सही है। प्रश्न नंबर 7 है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC बराबर 0.80 हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS कितना होगी? 0.10, 0.20, 0.80, 0.1.20। बताइए। इस सवाल को लगाने के लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए। देखिए, MPC और MPS बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो MPC का मान 0.80 दिया है, तो MPS का मान कितना होगा? तो 1 में से 0.80 को घटाएंगे तो आ जाएगा, तो कितना आएगा? 0.20 आएगा। ऑप्शन बी सही होगा। आइए इसको डिटेल से हम समझा देती हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, MPC प्लस MPS बराबर 1, तो MPS बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.80 और इतना आंसर आ जाएगा पक्षांतर करने पर। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के संबंध में सही है? MPC के संबंध में सही है। MPC सदैव 1 से अधिक होता है। ऑप्शन बी है, MPC अतिरिक्त आय का वो भाग है जो उपभोग पर व्यय किया जाता है। ऑप्शन सी है, MPC अतिरिक्त आय का वो भाग है जो बचत किया जाता है। ऑप्शन डी है, MPC आय का से कोई संबंध नहीं है। बताइए। प्रश्न नंबर 8। तो देखिए, MPC अतिरिक्त आय का वो भाग है जो उपभोग पर व्यय किया जाता है। संबंध सही है पूछा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही है। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए, उपभोग सीमांत प्रवृत्ति यानी MPC बताती है कि अतिरिक्त आय का कितना भाग उपभोग पर खर्च किया गया है, और जो MPC का मान होता है 0 और 1 के बीच में होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है। MPC का मान कितने कितने के बीच में होता है? तो 0 और 1 के बीच में होता है। प्रश्न नंबर 9 है, यदि आय में 500 की वृद्धि होने पर उपभोग 400 बढ़ जाता है तो MPC कितना होगा? बताइए। ऑप्शन देखिए, y बराबर कितना दिया है? 500 और c बराबर 400 दिया है, तो MPC कितना होगा? बताइएगा। प्रश्न नंबर 9 का कितना होगा? तो 0.80 होगा। कैसे होगा आइए हम बताती हूँ। देखिए, MPC बराबर होता है डेल्टा सी बटा में डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब होता है जो मतलब कंजप्शन, मतलब परिवर्तन जो होता है। डेल्टा सी का मतलब जो कंजप्शन में परिवर्तन हो। डेल्टा वाई का मतलब जो आय में परिवर्तन हुआ उसी को। तो वहां पे आय में परिवर्तन भी दिया है और कंजप्शन मतलब उपभोग में परिवर्तन भी दे दिया है मान। देखिए, आय इतना वृद्धि होने पर मतलब वृद्धि हुई है तो परिवर्तन हुआ है, और ये भी बढ़ जाता है तो ये भी परिवर्तन बताया है, तो इसका मान यहीं पे रख देंगे। तो MPC बराबर डेल्टा सी बटा में डेल्टा वाई होता है। तो डेल्टा सी का मान 400 है और डेल्टा वाई का मान 500 है, तो इसको हल करेंगे हम लोग तो इतना आएगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किन्स के मनोवैज्ञानिक उपभोग नियम के अनुरूप है? किन्स ने कौन सा नियम दिया था? मनोवैज्ञानिक उपभोग का नियम। ठीक है। ऑप्शन ए दिया है, आय बढ़ने पर बचत बढ़ती है। ऑप्शन बी है, आय बढ़ने पर उपभोग उसी अनुपात में बढ़ता है। ऑप्शन सी है, आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है लेकिन आय से कम अनुपात में बढ़ता है। ऑप्शन डी है, आय और उपभोग में कोई संबंध नहीं होता है। क्या पूछा है यहाँ पे? अनुरूप है। बताइए। ऑप्शन यहाँ पे है चारों। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक नियम के अनुरूप यही है, उन्होंने यही बताया है कि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है। जब किसी भी व्यक्ति का आय बढ़ता है तो वो उसी के अनुसार उपभोग भी बढ़ाता है, लेकिन आय से कम अनुपात में बढ़ता है। तो ऑप्शन सी सही है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप कथन 1 बोल रहा है औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर कुल उपभोग बटा में कुल आय, और कथन 2 बोल रहा है यदि आय बढ़ती है तो सामान्यतः एपीसी घटती है। कथन दोनों देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद ऑप्शन दिखाती हूँ। कथन ए, ऑप्शन ए बोला है ए सही है, ऑप्शन बी बोला है 2 सही है, ऑप्शन सी बोला है दोनों सही है, ऑप्शन डी बोला है दोनों गलत है। फिर प्रश्न पे आ जाइए, देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न यही बोल रहा है कि औसत एपीसी बराबर, प्रश्न यही बोल रहा है एपीसी बराबर सी बटा में वाई, और यहाँ पे दिया है कथन 2 यदि आय बढ़ती है तो सामान्यतः एपीसी घटती है। बताइएगा प्रश्न नंबर 11। तो जी बिल्कुल देखिए ये भी सही है, एपीसी बराबर होता है सी बटा में वाई, सही है। और यदि आय बढ़ती है तो एपीसी घटती है। तो देखिए इनमें दोनों में उल्टा संबंध है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा। यानी एपीसी बराबर सी बटा में वाई होता है, और जब आय बढ़ता है तो एपीसी क्या दिया था, घटती है। जी बिल्कुल सही है। औसत एपीसी, प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए। यदि आय 1000 है, यदि वाई 1000 है और उपभोग सी 800 है, तो एपीएस कितना होगा? एपीएस बताइए। 0.10, 0.20, 0.80, 1.20, बताइए। प्रश्न नंबर 12 कितना होगा? तो कितना होगा? 0.20 होगा। कैसे होगा? आइए इसके सूत्र पे हम लोग लगाएं, हल किए हैं। देखिए बचत बराबर होता है आय माइनस उपभोग बराबर 800 और 1000 माइनस 800 बराबर 200। तो देखिए इसमें यहाँ से बचत निकालेंगे, आय और उपभोग दिया है तो बचत निकालेंगे, क्योंकि एपीसी बराबर होता है एपीएस बराबर होता है यस बटा में वाई, और यहाँ पे वाई दिया है और उपभोग दिया है, तो यहाँ पे बचत निकालेंगे। तो 1000 में से 8 हो जाएगा तो 200 बचेगा, यस का मान 200 आ गया। तो एपीएस बराबर एस बटा में वाई होता है, और फिर इसी का मान यहाँ पे रख देंगे, 2 बटा में 1000 बराबर 0.20। ऑप्शन भी सही होगा। यदि आप लोगों को सवाल समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, इसका एक मैं सेशन ले लूंगी, अच्छे से समझा दूंगी, पढ़ा दूंगी, बता दूंगी, ठीक है, कंसेप्ट वाली। प्रश्न नंबर 13 है, यदि एमपीसी बराबर 0.75 हो तो निवेश गुणक का मान कितना होगा? 2, 3, 4, 5, बताइए। प्रश्न नंबर 13 तो कितना होगा? 4। कैसे होगा आइए बताते हैं। देखिए गुणक का सूत्र होता है, गुणक का सूत्र होता है 1 बटा में 1 माइनस एमपीसी। गुणक का सूत्र कई संबंध में होता है, लेकिन एमपीसी के संबंध में ये होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, एमपीसी का मान दे दिया है 0.75, तो इसी सूत्र में रखे हैं। तो देखिए 1 बटा में 1 माइनस 0.75, तो इसको घटाए हैं तो 1 बटा में 0.25 आया है, और इसको कटाए हैं तो 4 आया है। ऑप्शन सी सही होगा। हमको आशा है कि आप लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे तो ये प्रश्न और सवाल समझ में आ रहे होंगे। और ये प्रश्न सीधा सीधा, मतलब ये जो प्रश्न है सीधा सीधा टीजीटी और पीजीटी में बन चुके हैं, आप लोग मतलब उसमें मत रहिएगा। यदि अगला प्रश्न है, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस बराबर 0.25 हो तो निवेश गुणक कितना होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। देखिए वहां पे एमपीसी पूछा था, एमपीसी दिया था, यहाँ पे एमपीएस दिया है, तो के बराबर इसके संबंध में के बराबर 1 बटा में एमपीएस होता है, एमपीएस होता है। तो इसी सूत्र में इसका मान रख देंगे, तो के बराबर 1 बटा में 0.25, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही होगा। और देखिए यहाँ पर गुणक का 2 सूत्र पता हो गया, के बराबर 1 बटा में 1 माइनस एमपीएस, एक ये वाला, ये सीधा सीधा भी पूछ सकता है, और एक ये वाला यार हो गया 1 बटा में एमपीएस, एमपीसी और एमपीएस। ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न बन चुका है सूत्र से भी, यहाँ पे उसका डिटेलिंग दिया गया है, देख लीजिए। और इसमें ना एमपीएस जितनी कम होगी गुणक का मान उतना ही अधिक होगा, क्योंकि एमपीएस और गुणक में विपरीत संबंध होता है एमपीएस में, और एमपीसी में सीधा संबंध होता है। गुणक बढ़ेगा तो एमपीसी भी बढ़ेगा, और गुणक घटेगा तो एमपीसी भी घटेगा, और वही एमपीएस रहेगा तो गुणक, जब गुणक एमपीएस घटेगा तो गुणक बढ़ेगा, जब एमपीएस बढ़ेगा तो गुणक घटेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन निवेश गुणक के संबंध में सही है? बताइए। एमपीएस बढ़ने पर गुणक का मान बढ़ता है, आ गया वही वाला, एमपीएस बढ़ने पर गुणक का मान बढ़ता है। ऑप्शन सी है, गुणक आय में कोई संबंध नहीं, गुणक सदैव 1 से कम होता है। बताइए। प्रश्न नंबर 15 कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पे दिया है कि एमपीएस बढ़ने पर गुणक का मान बढ़ता है, तो जी नहीं,
विपरीत संबंध होता है। और यहाँ पे दिया है एमपीएस बढ़ने पर गुणक का मान बढ़ता है, जी इसका सीधा संबंध है, और गुणक का ऐसा कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है, ऑप्शन बी सही होगा। यानी गुणक का मान एमपीएस से साथ एमपीसी के साथ प्रत्यक्ष और एमपीएस के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए एमपीएस बढ़ने पर गुणक का मान बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निवेश गुणक कथन एक है, निवेश गुणक का मान सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। क्या दिया है? निवेश गुणक का मान सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। कथन 2 दिया है, एमपीसी जितनी अधिक होगी गुणक का मान उतना ही अधिक होगा। कथन ऑप्शन डी दिया है 1 सही है, ऑप्शन बी दिया है 2 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी है दोनों गलत है। बताइएगा। प्रश्न नंबर 16, तो देखिए निवेश गुणक का मान सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, तो जी बिल्कुल निर्भर करता है। यदि वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, वो घटेगा तो वो भी घटेगा। वो का मतलब होता है एमपीसी बढ़ेगी तो निवेश गुणक भी बढ़ेगा घटेगा, और एमपीसी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, ये भी सही, ये सही है। और एमपीसी जितनी अधिक होगी गुणक का मान उतना ही अधिक होगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही होगा, दोनों सही है। प्रश्न नंबर 17, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी बराबर 0.60 है और निवेश 200 की वृद्धि हो गई तो राष्ट्रीय आय का मतलब आय में कुल कितनी वृद्धि होगी? बताइए। ऑप्शन देखिए, सवाल को लगाइए। ये सीमांत एमपीसी बराबर 0.60 दिया है और निवेश में 200 की वृद्धि हो गई तो आय का मान कितना होगा? बताइए। 300, 200, 400, 500, 600। प्रश्न नंबर 17 बताइए। तो कितना होगा? 500 होगा। कैसे होगा आइए मैं बताती हूँ। देखिए, इसको रखेंगे के वाले मान पे, के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी, और इसमें मान रखेंगे तो आ जाएगा के का मान 2.5 आ जाएगा। जब सूत्र में रखेंगे, इसको हल करेंगे तो एमपीसी का मान 0.60 दिया था, इसको हल करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। और फिर वहां पे क्या पूछा है? वाई मतलब आय में कितना परिवर्तन होगा, तो वाई बराबर होता है के इंटू डेल्टा आई। अब इसमें इसका सूत्र रख देंगे, मतलब जितना जिसका मान दिया है तो 500 आ जाएगा। देखिए गुणक का मान 3 आ गया, गुणक का 3 सूत्र हो गया। देखिए के बराबर होता है डेल्टा आई बटा में डेल्टा वाई, ये भी एक गुणक का सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, 3 सूत्र मिल गया। के बराबर 1 बटा में एमपीएस, और दूसरा के बराबर 1 बटा में 1 माइनस एमपीएस, और के बराबर डेल्टा आई बटा में डेल्टा वाई। ध्यान दीजिएगा, 3 सूत्र हो गया। हो सके तो कॉपी पर लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण रोजगार संतुलन के संबंध में सही है? ऑप्शन ए है, इस स्थिति में अनैच्छिक बेरोजगारी विद्यमान रहता है। ऑप्शन बी है, यह केवल किन्स की अवधारणा है। ऑप्शन सी है, इस स्थिति में उपलब्ध सभी संसाधनों का लगभग पूर्ण उपयोग होता है। ऑप्शन डी है, इस स्थिति में समग्र मांग का कोई महत्व नहीं होता है। प्रश्न नंबर 18 बताइए। तो क्या होगा? इस स्थिति में उपलब्ध सभी संसाधनों का लगभग पूर्ण उपयोग होता है। ऑप्शन सी सही होगा। यानी पूर्ण रोजगार संतुलन वह स्थिति है जहां अर्थव्यवस्था लगभग सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है और अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं रहती है। प्रश्न नंबर 19, यदि समग्र मांग यानी एडी बराबर और एडी समग्र पूर्ति ए अधिक हो तो सबसे प्रभावित परिणाम क्या होगा? अपस्फीति, अनैच्छिक बेरोजगारी, मुद्रास्फीति का दबाव, राष्ट्रीय आय में कोई परिवर्तन नहीं। बताइए। प्रश्न नंबर 19 क्या होगा? तो मुद्रास्फीति का दबाव होगा। ऑप्शन सी सही होगा। आइए देख लेते हैं। जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होगा, इससे ऊपर आया था सवाल, सेम था लेकिन थोड़ा सा उसमें टेक्निकल था। देखिए इसमें समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक है तो मुद्रास्फीति की स्थिति होगी, लेकिन वहां पे था कि समग्र पूर्ति अधिक हो समग्र मांग से, तो वहां पे क्या था देख लीजिएगा ऊपर। तो जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक हो जाती है तो वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ने से कीमत पर ऊपर की ओर दबाव बढ़ता है, जिससे मुद्रास्फीति की उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मंदी की स्थिति में प्रभावी मांग बढ़ाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है सरकारी व्यय, ऑप्शन सी है सीआरआर में वृद्धि, ऑप्शन सी है बैंक दर में वृद्धि, ऑप्शन डी है करों में वृद्धि। बताइए। प्रश्न नंबर 20, सबसे प्रभावी कौन सा उपाय होगा मंदी के समय में? तो किन्स ने बताया था कि मंदी के समय में सबसे प्रभावी उपाय सरकारी व्यय में वृद्धि होता है। ऑप्शन ए होगा। यानी मंदी के समय सरकार सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर प्रभावी मांग में वृद्धि करती है, इससे उत्पादन, आय, रोजगार में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर हो जाती है। प्रश्न नंबर 21 बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है कि संतुलित बजट गुणक का मान 1 होता है, यानी संतुलित बजट में गुणक का मान 1 होता है। कथन दूसरा है, यदि सरकारी व्यय और करों में समान वृद्धि की जाए तो राष्ट्रीय आय में समान मात्रा में वृद्धि होगी। ऑप्शन है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। बताइए। प्रश्न नंबर 21, तो देखिए संतुलित बजट गुणक का मान 1 होता है, जी बिल्कुल। और यदि सरकारी व्यय और करों में समान वृद्धि की जाए तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि समान मात्रा में वृद्धि होती है, तो जी दोनों सही है, ऑप्शन सी सही होगा। यानी किन्स के अनुसार संतुलित बजट गुणक का मान 1 होता है, इसलिए सरकारी व्यय और करों में समान वृद्धि होने पर राष्ट्रीय आय में भी समान उतनी ही वृद्धि होती है।
प्रश्न नंबर 22 है एमपीसी बराबर 0.8 हो तो 80 हो तो गुणक कर गुणक का मान कितना होगा? -2, -3, -4, -5 बताइए। प्रश्न नंबर 22 कितना होगा? तो 4 होगा। कैसे होगा आइए मैं बताती हूँ। देखिए कर गुणक का सूत्र होता है, टैक्स मल्टीप्लायर का सूत्र होता है -MPC बटा में 1 - MPC। ध्यान दीजिएगा ये भी एक सूत्र है और मोस्ट एक्सपेक्टेड ये सूत्र है, प्रश्न पूछा जा चुका है और बनता भी है। टैक्स मल्टीप्लायर बराबर होता है -MPC बटा में 1 - MPC और MPC का मान कितना दिया था? जितना दिया था उतना रख करके फिर लगा देंगे तो आ जाएगा। और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि कर बढ़ने पर राष्ट्रीय आय घटती है। प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा निवेश व्यय को सर्वाधिक प्रभावित करता है? बताइए। ऑप्शन ए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ऑप्शन बी ब्याज दर एवं पूंजी निर्माण, पूंजी की सीमांत दक्षता, केवल आय केवल बचत। बताइए प्रश्न नंबर 23 तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी ब्याज दर और पूंजी की सीमांत दक्षता। ऑप्शन बी सही होगा। किन्स के अनुसार निवेश मुख्यतः ब्याज दर और पूंजी की सीमांत दक्षता पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 24 है यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के नीचे संतुलन पर हो, यानी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार से नीचे संतुलन पर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बताइए। सरकारी व्यय में वृद्धि या सीआरआर में वृद्धि, करों में वृद्धि से बैंक दर में वृद्धि से। बताइए प्रश्न नंबर 24 तो क्या होगा? सरकारी व्यय में वृद्धि से। ऑप्शन ए सही होगा। यानी अल्प रोजगार संतुलन की स्थिति में प्रभावी मांग बढ़ाने जो बढ़ाने के लिए सरकारी व्यय बढ़ाना सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। इसलिए उत्पादन, आय और रोजगार में वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा कथन किन्स के आय और रोजगार सिद्धांत की मूल अवधारणा को सबसे सही रूप से व्यक्त करती है? बताइए। ऑप्शन यहाँ पे देखिए। पूर्ति अपनी स्वयं की मांग उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी दिया है प्रभावी मांग आय एवं रोजगार का निर्धारण करती है। केवल बचत और से आर्थिक विकास होता है। ऑप्शन डी है पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति है। बताइएगा। प्रश्न नंबर 25 तो क्या होगा? प्रभावी मांग आय और रोजगार का निर्धारण करती है। ऑप्शन बी सही होगा। किन्स ने से के नियम का खंडन किया। से का नियम क्या था कि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है, ये से का नियम था। लेकिन किन्स ने से के नियम का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि आय एवं रोजगार का स्तर प्रभावी मांग द्वारा निर्धारित होता है। यानी प्रभावी मांग की कमी से अल्प रोजगार और अनैच्छिक बेरोजगारी उत्पन्न होती है और उसका खंडन करते हुए से के नियम का कि पूर्ति मांग का स्वयं सृजन करती है। किन्स ने उसके विरुद्ध में कहा था कि नहीं, मांग अपनी पूर्ति स्वयं सृजन करती है। प्रश्न नंबर 26 है कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है गुणक का प्रभाव तभी उत्पन्न होता है जब अतिरिक्त आय का कुछ भाग उपभोग पर व्यय किया जाता है। और कथन दूसरा दिया है कि एमपीसी 0 हो तो गुणक का मान 1 होता है। यहाँ पे ऑप्शन है 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। बताइए। प्रश्न नंबर 26 तो दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट एक बार और देखते हैं। देखिए गुणक का प्रभाव तभी उत्पन्न होता है जब अतिरिक्त आय का कुछ भाग उपभोग किया जाता है, तो जी सही है। एमपीसी 0 होने पर गुणक का मान 1 होता है, जी ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए यहाँ पे व्याख्या करके दिया गया है गुणक प्रक्रिया अतिरिक्त उपभोग व्यय के कारण बढ़ती है और एमपीसी 0 हो तो के बराबर इतना। देखिए 1 आ गया है, सूत्र में रखेंगे तो भी वहां से आ जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है यदि एमपीसी बराबर 0.90 हो तो स्वायत्त निवेश में 100 रुपए की वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय में कुल कितनी वृद्धि होगी? बताइए। देखिए 500, 800, 1000, 1500। बताइए प्रश्न नंबर कौन था? 27 कितना होगा? तो 1000 होगा। कैसे होगा आइए मैं बताती हूँ। देखिए के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी का मान दिया है तो एमपीसी का मान रखेंगे। कितना दिया? एमपीसी का मान ही दिया है ना 0.90। तो के बराबर होता है ना 1/1 माइनस एमपीसी, तो वहां से के का मान निकल जाएगा तो 10 आएगा। और वाई का मान तभी निकलेगा, के का मान एक और सूत्र है कि डेल्टा आई बटा में डेल्टा वाई। तो यहाँ पे वाई का मान पूछा है और एमपीसी का मान दिया है तो दो सूत्र लगाना पड़ेगा। तो के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी होता है तो यहाँ पे सूत्र निकालेंगे तो के का मान निकल जाएगा। फिर वहां से के का मान निकलेगा तो के का मान यहाँ पर रख देंगे और आई का मान दिया है यहाँ पे रख देंगे तो वाई का मान हो जाएगा, निकल जाएगा। तो वाई जब पक्षांतर करेंगे तो के गुणे डेल्टा आई होगा और यहाँ पे उसका मान रखेंगे तो आ जाएगा। देखिए हल करिएगा, थोड़ा सा आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा, मैं एक कंसेप्ट वाली क्लास ले लूंगी। पूरा डिटेल से करने लगेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में निवेश गुणक का प्रभाव सबसे कम होता है? बताइए कब होगा? एमपीसी बराबर 0.90, एमपीसी बराबर 0.80, एमपीसी बराबर 0.60, एमपीसी बराबर 0.20। सबसे कम कब होगा? 28 का।
तो ऑप्शन डी जब 0.20 होगा तो, यानी एमपीसी जितनी कम होगी गुणक का मान उतना ही कम होगा, क्योंकि गुणक में और एमपीसी में सीधा संबंध होता है। तो एमपीसी इतना है होने पर अधिकांश अतिरिक्त आय बचत कर मतलब बचत में चले जाते हैं, जिससे गुणक का प्रभाव न्यूनतम हो जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से अल्प रोजगार संतुलन के संबंध में सही है, बताइएगा। ऑप्शन ए है यह शास्त्रीय अशास्त्रियों की समान स्थिति है, यह केवल पूर्ण रोजगार पर ही संभव है। ऑप्शन सी है प्रभावी मांग की कमी के कारण अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार से पहले ही संतुलन प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन डी इसमें संसाधनों का पूर्ण रोजगार उपयोग होता है। देखिए ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा कठिन है, इसको यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो आप लोग नोट्स बनाए होंगे आय एवं रोजगार से सिद्धांत, तो आप पहले नोट्स को पढ़िएगा तब इसको लगाएंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी प्रभावी मांग की कमी के कारण अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार से पहले ही संतुलन प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किन्स के आय और रोजगार सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ निष्कर्ष है? ऑप्शन ए दिया है बाजार हमेशा स्वतः पूर्ण रोजगार की स्थिति में कर देता है। ऑप्शन बी दिया है सरकार की अर्थव्यवस्था में कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन सी है प्रभावी मांग की वृद्धि से उत्पादन आय रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। ऑप्शन डी है बचत जितनी अधिक होगी रोजगार उतना ही कम होगा। बताइए प्रश्न नंबर 23। और बता दें दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मैं रोज करती हूँ लेकिन कोई नहीं शेयर करता है। कम से कम जितने लोग देख रहे हैं आप लोग, तो कम से कम एक लोगों को शेयर करते, अपने फ्रेंड ग्रुप में डालते जो तैयारी करते हैं, वहां से भी मेरा मतलब मनोबल बढ़ता। और कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ और सेशन कैसा लगा। कोई दिक्कत हुई तो भी बताइएगा, मेरे पढ़ाने में कोई कमी होगी वो भी बताइएगा, मैं सुधार करूंगी। ठीक है, बताइए प्रश्न नंबर 3 कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी प्रभावी मांग में वृद्धि से उत्पादन आय रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, आय एवं रोजगार का निर्धारण। यदि आप लोगों का ये समझ में नहीं आया होगा तो आप नोट्स जो बनाए होंगे आय एवं रोजगार निर्धारण का, तो उसको पढ़िएगा, उसके बाद इसको हल करिएगा, आसान हो जाएगा। और बताइएगा जरूर कि 30 में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ। और अब कल आप लोग पढ़ के आएगा सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फॉर्म आने वाला है, पेपर नवंबर से दिसंबर तक करवा लिया जाएगा, इसलिए आप लोग शिद्दत से जुड़ जाइए। मैं भी 2-4 दिनों में, एक सप्ताह में इस एनसीईआरटी को कंप्लीट करके हम भी वहीं पे आ गई हूँ, मतलब एकदम जोरों शोर से लग जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।